अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरजाना रुई असलम और आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान के आसमान सियासत पर ज़िल्लत व खारी की सूरत में ख़िज़ा का मौसम छाया हुआ है। कुछ अरसे तक पतझड़ का मौसम था, यानी सियासी पार्टियों से एक एक करके उनके अरकान तोड़े जा रहे थे। इन दिनों जो मौसम है उसमें सबसे ज़्यादा निशाना ख़वातीन को बनाया जा रहा है, और ये ख़वातीन है एक सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। कुछ भी इल्ज़ाम लगा के, कोई भी बहाना बना के, चाहे वो 9 मई का वाक़या हो, चाहे वो इज़्ज़त और ज़िल्लत तकरीम की कोई बात हो या मिसाल हो, तो निशाना इन ख़वातीन को ही बनाया जा रहा है। इसमें आम ख़वातीन भी शामिल हैं और आला तालीम याफ्ता ख़वातीन भी, वो ख़वातीन भी जो एक कारकुन की हैसियत रखती हैं पार्टी में, और वो ख़वातीन भी जो पार्लियामेंट में बैठी हैं। ये निशाना कौन बनाता है? आला तालीम याफ्ता लोग, आला सरकारी ओहदे पे बैठी हुई शख्सियात। इनमें इन दिनों जो दौरा है और जो ज़बान दराज है वो ख्वाजा आसिफ की है। ये वज़ीर दिफा है और इन्होंने एक अपना वतीरा बनाया हुआ है ख़वातीन को बुरा भला कहने का। बुरा भला भी नहीं बल्कि ज़िल्लत आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने का। उनका जो शोबा है दिफा का, वो उस पर बात किया ही नहीं करते और वो ख़वातीन की बात करते हैं। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, इसमें ज़बान दराजी की ज़रूरत नहीं है बल्कि काम दिखाने की, काम करने की ज़रूरत है। और ज़बान दराजी ख़वातीन के बजाय हजरात कर रहे हैं। इनमें खैर राना सनाउल्लाह तो है ही, लेकिन ये जो ख्वाजा आसिफ है ये भी शामिल है। शीरी मज़ारी इंतहाई काबिल खातून, इज़्ज़त-माब उम्र के जिस हिस्से में है वो उनकी तौक़ीर लाजिम है, लेकिन इज़्ज़त कभी कमाई हो तो किसी को उसमें से कुछ देंगे चाहे। इन्होंने गुज़िश्ता दिनों जो इजलास में ज़बान दराजी की गलीज़ अल्फाज इख्तियार किए, इस्तेमाल किए, उसके बाद वहीं पर बैठी हुई ख़वातीन में एक तो मोहतरमा शेरी रहमान उनके अक़ब में बैठी थी और गुफ्तगू में मसरूफ़ थी अपने साथी रुकन के साथ। उनसे जब इस बारे में सवाल किया गया कि ख़वातीन की बेतौक़ीरी जो की गई है इसके बारे में आप क्या कहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना ही नहीं, जबकि वो हंस भी रही थी वहाँ पर। लेकिन उन्होंने किसी मसलहत से काम लिया और इस बारे में कुछ कहने की ज़रूरत महसूस नहीं की। अगर शेरी रहमान अपने जैसी ख़वातीन के लिए भी आवाज़ नहीं उठाएंगी तो कल को उनके लिए भी कोई कुछ नहीं कहेगा। पार्लियामेंट में मौजूद ख़वातीन, जिसमें से ख़ास तौर पर डॉक्टर ज़रका के खड़ी हुई और उन्होंने उनसे कहा कि वो अपनी बात वापस लें। ख्वाजा आसिफ ने इस बात को तस्लीम ही नहीं किया। उन्होंने वहाँ पे ये भी बात की थी कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो ये कहेंगी जनाब हम तो ख़वातीन हैं। इस तरह की गुफ्तगू जब भी कहीं होती है तो वहाँ फिर ये जायज़ा लिया जाता है कि सनफ़ी तफरीक पाकिस्तान में अभी तक मौजूद है, और जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ इदारे काम कर रहे हैं और NGOs काम कर रहे हैं सनफ़ी इम्तियाज़ात के हवाले से, वो फिर इस बात पे गौर करने लगते हैं कि उनकी अब तक की मेहनत तो ज़ाया जा रही है। वो निचले सतह पे से काम कर रहे हैं ताकि आगे जाके आसानी हो और ये तफरीक ख़त्म हो, लेकिन जो ऊपर की सतह पे लोग बैठे हैं वो तो उम्र के इस हिस्से तक पहुंच गए हैं कि अब तो ना उन्हें तालीम दी जा सकती है और ना उनकी तरबियत की जा सकती है और ना ही उनकी गोशुमारी की जा सकती है, इसलिए कि वो ऐसे मजबूत ओहदों पे बैठे हुए हैं। डॉक्टर ज़रका ने क्या किया था? उन्होंने सिर्फ उनकी बात की मजम्मत की थी वहीं पे मौजूद रह के, और उन्होंने इस बात का सबूत दिया था कि वो असेंबली में हाजिर हैं, न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि ज़हनी तौर पर। और वो जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, अगर कहीं कोई जुल्म हो रहा है, कोई गलत बात हो रही है तो उसे रोको, अगर रोक नहीं सकते तो कम अज़ कम उसकी मुखालफत करो। तो जो लोग वहाँ खामोश रह गए, और जब डॉक्टर ज़रका ने जो इस बात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, उन्हें इस जुर्रत की ये सज़ा दी गई कि उनके 1-2 क्लिनिक्स लाहौर में बंद कर दिए गए। उन्होंने जब मालूम किया कि ये कार्रवाई कहाँ से हुई है तो मुतलका महकमे ने ये कहा कि ये हमने
नहीं किया है, हमारा नाम न लीजिएगा। लेकिन उन्होंने जब तहकीक की और तो राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि ये तो होना था, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, और उन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उनके क्लिनिक्स में डेंगू के लाड़वे मिले थे और वहाँ FA पास लड़कियाँ काम कर रही थी, जबकि वो उनका कहना है कि वो कोई वॉक इन क्लिनिक नहीं है, वहाँ बाकायदा टाइम पे काम किया जाता है और जो डॉक्टर्स वहाँ हैं इम्तहान देकर इम्तहान पास करके आया करती हैं। बहरहाल ये तो वाज़ेह तौर पर एक इंतकामी कार्रवाई थी उनके ख़िलाफ़। ये आला तालीम याफ्ता खातून जो अपनी एक हैसियत बनाने के बाद, अपनी हैसियत तस्लीम करवाने और मनवाने के बाद पार्लियामेंट में जाके बैठी हैं, उनके साथ ये किया गया, तो फिर उन कारकुन ख़वातीन का अल्लाह ही हाफिज़ है जिन्हें गिरफ़्तार करके जेल में ठूंसा गया है। और वो आम औरत और वो आवाम जो अपनी जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं, ज़िंदगी की जद्दोजहद में, उनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा। वो अपने तौर पर, ज़ाती तौर पर, इनफरादी तौर पर काम कर रही हैं, लेकिन इस तरह जब वो पार्लियामेंट में देखती हैं कि ये हाल है ख़वातीन का, तो वो क्या सोचेंगी और कौन डॉक्टर यहाँ इस तरह से काम करेगा। कितनी जद्दोजहद होती है डॉक्टर बनने के लिए, किस कदर पढ़ते हैं, कितना पैसा खर्च होता है, उसके बाद कोई अपने आप को इस्टेब्लिश करता है, कोई क्लिनिक खोलता है, वो भी खातून। ये तो खैर एक मिसाल है। और उससे पहले जब ये सियासी पत्ते झड़ रहे थे, उस वक्त जो अरकान असेंबली के साथ किया गया है, किसी के घर में घुसकर तोड़ फोड़ की गई है, किसी के फैक्ट्री को बंद किया गया है, किसी के कारोबार को बंद किया गया है, ये एक अलग बात है। लेकिन सेहत के हवाले से जब कोई इस तरह निजी इदारा कायम करता है और अपने आप को इस्टेब्लिश करता है, अपना नाम बनाता है, बरसों लग जाते हैं और एक पल में उनको मट्टी का ढेर बना देते हैं ये लोग, फिर कौन रहेगा यहाँ। इसके बाद तो उन्हें ओवरसीज़ बन जाना है, हिजरत कर जाना है वहाँ से, और फिर ख्वाजा आसिफ कहेंगे कि ये ओवरसीज़ ऐसे वैसे, ये अपने माँ बाप को दफन करने के लिए आ जाते हैं। तो जहाँ आप आवाम की ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगी को दफन करेंगे, उनके कारोबार को ख़त्म करेंगे, तो फिर वहाँ क्या रह जाएगा। ज़बान दराजी करते वक्त ये क्यों भूल जाया करते हैं कि अब मीडिया उनके हर पल के तौर तरीक़े को, उनके लबो लहजे को, उनके अंदाज़ को जो उन्होंने इख्तियार कर रखा है दिखा रहा है, और घर घर ये देखे जा रहे हैं, ये वहाँ वहाँ देखे जा रहे हैं जहाँ लोग ज़रा भी तालीम याफ्ता नहीं होते, बिल्कुल बेशऊर होते हैं। मसलन आप चाय खाने को ले लें, ढाबों में ले लें, दूर दराज इलाकों में जहाँ एक मज़दूर सारे दिन की मेहनत मशक्क़त के बाद जब आके बैठता है चाय पीने के लिए या सुस्ताने के लिए या चार दोस्तों में बातचीत करने के लिए, और वो उस वक्त टीवी पे चलती हुई इस तरह की खबरें सुनता है, तो उस पर क्या गुजरेगी, क्योंकि वो जो मेहनत मजदूरी कर रहा है वो चाहता है कि उसकी औलाद, उसकी बच्चियाँ, उसकी बेटियाँ भी एक दिन पढ़ लिख कर कोई आला मुकाम हासिल करें। एक फ़र्द की तरक्की, एक शख्स की तरक्की, एक घर की तरक्की है, एक घर की तरक्की एक शहर की तरक्की है, एक शहर की तरक्की रियासत की तरक्की है। लेकिन इस तरह के मामला जब सरेआम देखे जाएंगे तो फिर क्या गुजरेगी। लोग सोचने लगे हैं, लेकिन इन लोगों के सरों पर जो भी नहीं रेंगती, ये बोलने से पहले सोचते नहीं हैं कि ये पार्लियामेंट में आके किस तरह की ज़बान इख्तियार कर रहे हैं और देखने वालों पर क्या गुजर रही है। सिर्फ उनकी अपने मुल्क में नहीं, ये दुनिया भर में देखा जा रहा है। दुनिया भर में वो लोग जो इनकी ज़बान जानते हैं और जो इन मामलात में दिलचस्पी रखते हैं कि उनके मुल्क में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जब ये इस तरह की सूरत हाल देखते हैं तो पता चलता है कि अभी तो यहाँ ज़बानी कलामी ही सारे मामलात चल रहे हैं, गालम गलूच का दौर आम है। हर बार सोचा जाता है कि काम अब ऊपरी सतह से होगा, लेकिन फिर दोबारा जो है इस तरह के जब मामला सामने आते हैं तो पता चलता है, अंदाज़ा होता है कि मामलात को अब फिर निचली सतह से शुरू करना होगा। अब निचली सतह पर जब काम शुरू होगा तो पता चलता है कि ऊपर तो सारे मामलात ख़राब हैं और आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। इस बिगड़े हुए आवे को दुरुस्त करने के लिए और मामलात को सही सिमत चलाने के लिए एक एक फ़र्द को अपना किरदार अदा करना होगा। अगर इन्हें बात करने का सलीका नहीं है तो इन मेंबरान को जो किसी मुल्क की बागडोर संभालने के लिए और चलाने के लिए सामने आते हैं, इनकी तरबियत की जानी चाहिए। इनकी तरबियत की
ابتدائی کلاسیں لینی چاہیے، بالکل اسکول کے بچوں کی طرح، کیونکہ ان کو تو تمیز ہی نہیں ہے۔ واقعی حقیقتاً کسی ٹریننگ کی ضرورت ہے تاکہ انہیں یاد آ جائے کہ انہوں نے اگر بچپن میں پڑھا ہے کسی اچھے استاد سے۔ تو کوئی شخصیت اس طرح کی بات کرتی ہے جس میں عورتوں کے خلاف کوئی زبان استعمال ہو، غلط بات کی جائے، تو پھر وہاں یہی بات ہوتی ہے کہ یہ کس ماحول میں رہتا ہے۔ ان کے اپنے شعبے میں اگر کام نہیں ہے تو انہیں کہیں اور کام دے دیا جائے کہ یہ اپنا دفاع کا شعبہ چھوڑ کر دوسرے کو ذلیل کرنے کا ٹھیکہ لے بیٹھے ہیں۔ جب کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کر غلیظ زبان استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے گھر کے افراد، وہاں موجود لوگ اور در و دیوار ہی سنتی ہیں، لیکن آپ جب اس طرح میڈیا پہ آ کے آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا دیکھ رہا ہے اور میڈیا کے ذریعے یہ باتیں گردش کرتی رہیں گی اور اس کی بعض گشت برسوں سنی جاتی رہے گی، جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ تحقیق کرنے بیٹھے گا تو یہ سچ کے بعد یہ بکواس سامنے آ جایا کرے گی۔ آپ جوڑ توڑ کے ذریعے آ ہی جاتے ہیں، کسی منصب پر بیٹھ ہی جاتے ہیں، تو کم از کم اپنا نہیں تو اس منصب کا خیال کیجئے، اس ملک کی تاریخ کا خیال کیجئے جہاں یہ سب کچھ لکھا جائے گا۔ آپ کے الفاظ حذف کر ہی دیے گئے ہوں، پھر بھی باقی تو ہر جگہ یہ ساری مثال موجود ہے۔ آپ کا جب نام جہاں آئے گا وہاں یہ بات ضرور ہوگی کہ یہ وہی شخص ہے جس نے شیریں مزاری کو ٹریکٹر ٹرالی کہا تھا، اوورسیز پاکستانی کو کہا تھا کہ وہ صرف اپنے ماں باپ کو یہاں دفن کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ جو پی ٹی آئی کی اراکین اسمبلی ہیں یا پی ٹی آئی کی کارکنان ہیں، وہ انہیں یہ کارکن خواتین بہت مشکل ہوتی ہے پاکستانی معاشرے میں، ان کو گھر سے باہر نکلنا، اس کو اپنے کسی نظریے کو لے کے چلنا، یہ اپنے جوش و جذبے کے ساتھ اپنے پیچھے کس طرح بچوں کی تربیت گھر کی دیکھ بھال کرتی ہیں اور اس کے بعد یہ آگے نکلتی ہیں، یہ بڑا جاگوسل ہوتا ہے۔ جو ان ماحول سے گزرا ہو، جس نے یہ سب کچھ دیکھا ہو، وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ خواتین کو کسی بھی راستے پہ وہ چل رہی ہوں اور آگے جانا چاہ رہی ہوں تو ان کو کوئی بھی راستہ تشتری میں سجا کے نہیں دیا جا سکتا، بہت مشکل سے یہ پاکستان جیسے قدامت پسند معاشرے میں یہ خواتین آگے بڑھتی ہیں۔ آسان ترین کام ہے کہ ان کے لیے غلط زبان استعمال کی جائے، ان کی کردار کشی کی جائے، ان کے اوپر انگلی اٹھائی جائے۔ معاشرے میں تو چلے سمجھ میں آتی ہے کہ کیسی باتیں ہوتی ہیں اور کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ جب کسی کرسی پہ بیٹھ جائیں، کسی منصب پر، عہدے پر، تو پھر وہاں تو اپنے آپ سے شرم آنے لگتی ہے کہ ہمارا وزیر دفاع کس طرح کی بات کرتا ہے، اور ہم اور آپ کیا، وہ کرسیاں بھی شرمسار ہوتی رہتی ہیں۔